नमस्कार, वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल बीजे फिजिक्स। आईआईटी जेई और नीट के प्यारे स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे, काम की बातें हो रही थी। इसमें राड का सेंटर ऑफ मास पूरी तरीके से खूब अच्छे से हम लोग सीख गए हैं। राड के लिए लैम्डा कांस्टेंट हो या वेरिएबल, जो भी दिया जाएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या है सेंटर ऑफ मास निकालने की टेक्निक? एक्स सेंटर ऑफ मास होता है एक्स डीएम बाई इंटीग्रल डीएम। मास भी दिया है राड का टोटल मास, तो डीएम की प्लेस पर कैपिटल एम लिख दीजिएगा। और नहीं दिया तो डीएम निकालने की क्या टेक्निक है राड के लिए? डीएम निकालते हैं लैम्डा इंटू डीएक्स के, और लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नीचे पर। वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी एक्सप्रेशन के फॉर्म में इक्वेशन के रूप में दिया है, उसको रख करके इंटीग्रेट करके तब जो कैंसिल होता बनेगा कैंसिल करें। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स, और एन के टाइप का है, एल लेंथ की राड है। इसका सेंटर ऑफ मास आया था, जितना पावर हो एक्स का उसमें 1 ऐड करिए और नीचे 2 ऐड करिए, n+1 बाई n+2 इंटू एल। या राड अगर यूनिफॉर्म है तो एक्स पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, यानी एन की वैल्यू 0 हो जाए, और एन की वैल्यू 0 रखें तो 1/2 एल, यानी l/2 आता है यूनिफॉर्म की। ये डेरिवेशन किया भी गया था। तो कल ग्राफ भी खूब अच्छे अच्छे प्लाट किए हम लोग एक सेंटर ऑफ मास और एन के बीच। आज कुछ और नए अच्छे प्रॉब्लम जिनका रिजल्ट थोड़ा सा टिपिकल है, डेरिवेशन और टिपिकल है, लेकिन उस डेरिवेशन के साथ में रिजल्ट लोग याद कर लें। डेरिवेशन बता दे रहे हो, रिजल्ट भी आपको याद हो जाएगा। जैसे काम ऑफ सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेमी सर्कुलर आर्क का 2r/पाई पर होता है। सेमी सर्कुलर का एक सेंटर ऑफ मास 2r/पाई। लेकिन कोई आर्क हो सेमी सर्कुलर बना रहा है, 60 डिग्री 30 डिग्री सेंटर पर एंगल सेट कर रहा है, तब कितना होगा? ये जनरल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। बाकी स्पेशल में सेमी वाला जो याद किया वो भी मिल जाएगी इसमें। यहाँ पर इस सर्कुलर आर्क बना दे रहे हैं। ये टोटल एंगल सेंटर पर, सेंटर यहीं कहीं है, सेंटर पर अल्फा सबटेंड कर रहा है, और इसी के सेंटर को हम लोग ओरिजिन सपोज करके एक्सिस बना दे रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपके रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल चलिए हमने बोल दिया अल्फा। टोटल एंगल सेंटर पे बन रहा है अल्फा। ओवरऑल एंगल, एक छोटी सी पट्टी यहाँ पर सिलेक्ट किया हमने, रंग पेंट किया, और इसको यहाँ से मिला, दोनों इनको मिला रहे। एक्स एक्सिस साथ इसका एंगल कितना है? थीटा, और ये थोड़ा सा ही बढ़ा है तो इसको बोल दे रहे हैं डी थीटा। देख लीजिए एंगल करने, ये अल्फा क्या है? टोटल एंगल है, टोटल पूरा एंगल। या अगर आप दिखाना चाहते हैं तो कह दीजिए इस एक्स एक्सिस के नीचे लोअर पार्ट में कितना एंगल बन रहा है, कह दीजिए अल्फा/2। फिगर गंदा होने बचाने के लिए ऊपर भी समझ लीजिए मन में, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस का डॉटेड लाइन वाले के साथ यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये भी अल्फा/2 हो गया। ओवरऑल एंगल अल्फा, टोटल एंगल अल्फा सेंटर पर रहा। इसका लोकेशन क्या होगा? ये रेडियस आर है, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक आर, सेंटर से यहाँ तक आर, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक आर, सब आर। तो इसका लोकेशन x, y अगर आप लिख रहे हैं तो x क्या लिख देंगे? रेडियस है कैपिटल आर, टोटल एंगल है अल्फा। ये दो चीजें दी गई है। देखिए सेंटर पर टोटल एंगल अल्फा सबटेंड हो रहा है, जिसमें से अल्फा/2 हमने मार्क किया, अल्फा/2 इधर वाला। इसका लोकेशन इस पॉइंट का अगर एक्स वाई आप ले रहे हैं, इस पट्टी का जो सिलेक्ट किए हैं, एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये अगर आर है तो ये वाला आर कास हो जाएगा, एक्स मीनिंग हो गई आर कास थीटा।
और वाई की मीनिंग ये डॉटेड वाला ये वाला पोर्शन ये आर है, पूरा रेडियस है आर, ये यहाँ से यहाँ तक आर है, ये पूरा आर है आर, चाहे इस लाइन को आर माने चाहे इस लाइन को, चाहे यहाँ से यहाँ तक आर माने, तो रेडियस इक्वल ही है। तो ये वाला डॉटेड वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकल वाला आर साइन। तो वैसे भी वाई सेंटर ऑफ मास उसका इसी एक्सिस पर ही पड़ेगा, ये यहीं पर कहीं सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, इसी एक्स एक्सिस पर एकदम सिमेट्रिकली रखा गया है। तो ये देखना है एक्स सेंटर ऑफ मास कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, और यहाँ पर ये स्ट्रिप की थिकनेस क्या है, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, पट्टी की थिकनेस कितनी है, तो आर इंटू डी थीटा, यानी पतला सा आर्क, आर्क क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, एंगल डी थीटा है और रेडियस आपकी आर, जरूरत पड़े तो बताइएगा। सिंस एक्स सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला है, एक्स सेंटर ऑफ मास होता है इंटीग्रल एक्स डी एम बाई इंटीग्रल डी, और एक्स की वैल्यू देख ही रहे हैं आप ऊपर, इंटीग्रल आर कास थीटा इंटू डी एम, और डी एम की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा और इंटू डी एक्स मतलब ये मोटाई, मोटाई कितना है, मोटाई तो लिखी ही है आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रल लैम्डा इंटू डी एक्स, डी एक्स मतलब वही आर्क लेंथ, पतला से ही आर्क लेंथ जो पट्टी से लिखते हैं, आर इंटू लैम्डा आर का कैंसिलेशन हुआ, क्या बचा, एक्स सेंटर ऑफ मास, आर बाहर लीजिए, इंटीग्रल कास थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में इंटीग्रल डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक थीटा वेरी कर रहा है, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर, नीचे वाला एक्स एक्सिस के साथ नीचे कितना एंगल बन रहा है, अल्फा बाई टू, से ऊपर तक कितना एंगल बन रहा है, अल्फा बाई टू, साइन कन्वेंशन ध्यान दिया जाए तो माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू, ये आपके लिए लिमिट रन कर जाएगी, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू, और एक लिमिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, वही लिमिट नीचे हो और वही लिमिट ऊपर हो, नीचे नेगेटिव साइन था, तो जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करने चले हैं उसको डबल कर दीजिए और जीरो से ए लिख दीजिए, एफ एक्स डी, देखिए यानी उसी की इंटीग्रेशन करिए आप, माइनस ए से ए रहेगा तो टू करके जीरो से लिख सकते हैं, वही आप कर दीजिए, तो यहाँ टू कर डबल कर दिया जाए, जीरो से अल्फा बाई टू, डबल कर दिया जाए, जीरो से अल्फा बाई टू, हो गया। फिलहाल दोनों वही ट्रीटमेंट करेंगे तो टू टू कैंसिल भी हो जाएगा, फिगर हटा दे रहे हैं, तो एक्स सेंटर ऑफ मास ये बन जाएगा आपके लिए टू आर और जीरो टू अल्फा बाई टू कास ऑफ थीटा, डिनोमिनेटर में ट्वाइस जीरो से अल्फा बाई टू और ये डी थीटा का इंटीग्रल और टू टू कैंसिल, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होगा, लिमिट रखेंगे तो अल्फा बाई टू माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर, कुल मिलाकर के ये नीचे वाला हो गया अल्फा बाई टू, एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा एक्स सी एम, अल्फा बाई टू नीचे वाली वैल्यू है, टू ऊपर चला जाएगा, टू आर बाई अल्फा, और कास इंटीग्रल साइन होता है, साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की आदत है, जीरो से अल्फा बाई टू लिखिए, तो अपर लिमिट ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू, लोअर लिमिट साइन जीरो करेंगे जीरो, इसका मतलब टू आर साइन एंगल का हाफ अल्फा बाई टू होल बाई अल्फा, ये आपकी एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। खास बात अल्फा जो अकेला नीचे है इट मस्ट बी मेजर्ड इन रेडियन, ये जो साइन के सामने अल्फा लिखा गया अल्फा बाई टू, उसको डिग्री या रेडियन किसी में रखिए, लेकिन जो अकेला बिना साइन का बिना ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर के उसको रेडियन में जरूर पेश करिए, सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये आर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, टू आर साइन अल्फा बाई टू होल बाई अल्फा, ये सेमी सर्कुलर, सेमी नहीं, ये सर्कुलर आर्क की वजह से। अब इसी के स्पेशल देख लीजिए, स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर सेमी सर्कुलर आर्क,
सेमी सर्कुलर अगर आर्क हो जाए ठीक आधा, तो फिगर इसका कैसा बनेगा? चलिए ऐसा बनेगा, सेंटर पर एंगल कितना बनेगा? सेंटर पर एंगल 180 बनेगा, और 180 का मतलब रेडियन पे इसकी पाई लिखते हैं। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वही लोकेट करना है, कि यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर, तो यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2r साइन एंगल का हाफ यानी 90 डिग्री, लेकिन नीचे अल्फा जो है उसको रेडियन में ही रखना है, उसको आप पाई ही रखिएगा, साइन 90 के रूप 180। एक्स सेंटर ऑफ मास हो गया आपके लिए 2r बाई पाई, ये रिजल्ट। क्या होता है कंप्लीट वाले का? कंप्लीट वाले को उसका अपना ओन सेंटर होता है, इसका मतलब सेंटर से कोई, यानी यहाँ पर अगर इसको हाईलाइट करना फिगर के माध्यम से पिक्चरली दिखाना हो सेमी सर्कुलर आर्क का, कहाँ होगा? सेंटर से सिमेट्रिकली कितने हाइट पर? ये इतने हाइट पर, यही है आपकी एक्सीएम, यही काम है। और एक्सीएम की वैल्यू क्या है? 2r बाई पाई। अगर इसकी रेडियस r है तो 2r बाई पाई सिमेट्रिकली होगा ही ऊपर की तरफ। कंप्लीट का कहाँ होगा? कंप्लीट के देखिए सेंटर पर ही सीखे हैं, वो भी प्रूविंग हो जा रही है इस बार। फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल का कहाँ होगा? कंप्लीट सर्कल पर सेंटर कितना बनता है? 360, और 360 मतलब 2 पाई। चलिए, तो यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास मेन फार्मूला है, आर्क वाला लगाइए, 2r साइन एंगल का हाफ, साइन एंगल हाफ 180 डिग्री, लेकिन नीचे भाई बड़े सावधानी से रेडियन में रखिए, कोई बात नहीं, बहुत सावधानी बरतें, उससे कोई मतलब नहीं, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, ओवरऑल एक्स सेंटर ऑफ मास 0। अच्छा, एक्स सेंटर ऑफ मास कहाँ से डिस्टेंस है? सेंटर से, तो सेंटर से 0 डिस्टेंस मतलब सेंटर पर ही रह जाएगी। तो कंप्लीट रिंग है, सर्कुल कंप्लीट सर्कल है, कूप है, लूप है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका अपना ही सेंटर होता है, ये भी मैथमेटिकली प्रूव हो गया। चलिए अब डिस्क के बारे में सोचते हैं। डिस्क में वो भी सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? काम ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ये डिस्क, डिस्क में अंदर मटेरियल मौजूद है, हर जगह मटेरियल है, रेडियस इसकी r है, कैपिटल R। एक इसमें रिंग सिलेक्ट किया, इस रिंग की रेडियस स्मॉल r है, और इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी है? dr। इसका मास डिस्क का कैपिटल है। आप इस रिंग का आप जानते हैं सेमी सर्कुलर रिंग का 2r बाई पाई पर होता है, उसकी मदद से इस डिस्क का निकालना। डिस्क का रिजल्ट जानते रहिए आप, पहले ही दिन में लिस्टिंग किए थे। सेमी सर्कुलर डिस्क का होता है 4r बाई 3 पाई पर होता है, एक सेंटर ऑफ मास। और रिंग का अभी निकाला गया सेमी सर्कुलर रिंग का 4r बाई 3 पाई, 2r बाई केवल पाई होता है, ये एक सेंटर ऑफ मास है। ये किसके लिए है? सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। और ये किसके लिए है? डिस्क के लिए। मेन चीजें, अगर हालो स्फीयर है, हालो स्फीयर वो भी आधा, तब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ठीक रेडियस के जस्ट आप पर। और हालो है, हालो हालो हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। और सॉलिड है तो 3r बाई 8 पर होता है, ये सॉलिड के लिए है।
यही सब मेन मेन बातें थी, उन्हीं की डेरिवेशन करने चल रहे हैं। बाकी रिजल्ट आप पहले लिख चुके हैं, कहीं पर कोई काम रुकेगा नहीं। तो इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है आपको। पहले इसका लिखा जाए, इस छोटे से पोर्शन का। डिस्क का देखिए, एक सेंटर ऑफ मास इसका लिखना है, कंप्लीट डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो पहले इस रिंग का लिख लीजिए। रिंग का एक सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 2r/पाई। इसको आप तुरंत इस्तेमाल करेंगे, ये x की तरह काम कर रहा है। चलिए लिख दे रहे हैं, एक्स dm बाई इंटीग्रल डी। एक्स एक्स की तरह इस रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/पाई। और dm क्या है, dm देखिए भाई एरिया वाला ऑब्जेक्ट है, इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा इंटू डी ए इसका एरिया, और इस पट्टी का एरिया होगा पाई आर इंटू डी आर। फिर नीचे डीएम का सिग्मा इंटू डी ए आपके लिए पाई आर इंटू डी आर। सिग्मा पाई से कैंसिल हो गया। जैसे रिंग था तो उसमें मास पर यूनिट लेंथ लगाते, राड है तो मास पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट लैम्डा होता है, लैम्डा इंटू डी एक्स। ये सिग्मा इंटू एरिया होता है, सिग्मा इंटू डी ए, ये भी आपके लिए डीएम होता है। 3 फार्मूला बताया गया था। लीनियर ऑब्जेक्ट है, राड की तरह, तार है, वायर है, रिंग है, इस तरह का तो लैम्डा इंटू डी एक्स। वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट है 3 डायमेंशनल, तब डीएम क्या लिखते हैं, रो इंटू डीवी। डीवी भी द स्मॉल वॉल्यूम, रो वॉल्यूम मास डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जैसा ऑब्जेक्ट है। अगर सिग्मा की वैल्यू अगर लिखना भी चाहते हैं आप, तो टोटल मास बाई टोटल एरिया। इस सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ऊपर चला जाता है 2m बाई पाई आर स्क्वायर होता है। सिग्मा की वैल्यू जिससे रखना चाहते हैं तो 2m बाई पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। फिर इसी पट्टी का एरिया पाई आर इंटू डी आर होता है। ये बात कुछ लोग हजम नहीं होती है, आप यहाँ किनारे देख लीजिए। इसी पट्टी, ये जो पट्टी है कंप्लीट तो है नहीं, आधा है, आधा सर्कल बन रहा है। इसकी रेडियस r है, मोटाई dr। इसको फैला दीजिए, खींच के फैला दें, इसका शेप ऐसे दिखेगा। और खींच करके जो फैला है, क्या फैला, इसका बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर, पूरा जो सरकमफ्रेंस होता था करीब 2πr होता था, आधे है ये पाई आर हो गया, पाई आर ये पूरा फैलाव है। और इसकी थिकनेस कितना खाया पिया, मोटाई कितनी, मोटाई तो मार्क किया गया है। गौर से देखिए, इसको जरा गौर से देखिए, बहुत पतला सा लेकिन रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दीजिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया लेंथ पाई आर और इंटू डी आर। वही डी ए जो मुंह से बोल रहे हैं, डी ए प्लस पाई आर डी आर, पाई आर डी आर। सिग्मा इंटू डी ए लिखना चाहिए था, मीडियम एलिमेंट। चलिए इसका भी क्लेरिफिकेशन हो गया। अब आर से आर मत कैंसिल करिए, इंटीग्रेट करने के बाद करिएगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ये 2/पाई को आप बाहर ले सकते हैं, 2/पाई को बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर बाई इंटीग्रल आर डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पूरा डिस्क की बात कर रहे हैं, सेंटर से लेकर कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर। देख लीजिए इंटीग्रेशन बहुत आसान वाला मिला है आपको। आर स्क्वायर का r³/3, और लिमिट लिमिट रख के जब खाली होंगे तो कैपिटल r³/3 हो जाएगा, कैपिटल r³/3 होल बाई इसका स्मॉल r²/2 आएगा, और लिमिट जब रखेंगे 0 से कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपके लिए कैपिटल r²/2। देख लीजिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करें तो इसकी पावर कैंसिल कर देते, एक आर बचा रहे, और 2 ऊपर चला जाए, तो 2 ऊपर मिलकर कितना हो गया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होकर के 4 हो गया, 4r, और ये 3 नीचे आ जाएगा बाई 3 पाई। यही आपके लिए एक्स सेंटर ऑफ मास की है, ये रिक्वायर्ड है सेमी सर्कुलर डिस्क का। तो रिंग का और डिस्क का भी देख लिया गया है। अब सेंटर ऑफ मास पर कुछ अच्छे प्रॉब्लम करने के लिए कुछ नई चीजें सीखते हैं।
एक दो क्वेश्चन लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Right. देखिए न्यूटन्स लॉ की तरफ ही है, न्यूटन्स लॉ की तरह ही है जैसे पहले पूरी प्रॉब्लम था, उसी तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कुछ नई बातें पूछी। जैसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एकदम चुटकी भर का खेल, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय मास। लेकिन अभी पूछते हैं फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन बॉडीज। इन दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास का आप एक्सेलरेशन बताइए, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। According as figure, find out acceleration of arm of given system of bodies। ये क्वेश्चन देखिए, पहले सीधा साधा काम करिए जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं। एक्सेलरेशन तो निकालिए ही, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय मास। ड्राइवर जो ज़्यादा खाया पिया हो, ये 3 kg है, फोर्स बदलेंगे तो mg करते हैं 30 हुआ, ये आपके लिए 2 kg अपोजर है तो 20 बाई मास। मास में सारी दुनिया नीचे, जो जो मोशन में, तो मोशन में तो दोनों हैं, 2 और 3 दोनों, 3 नीचे आएगा 2 ऊपर, दोनों को मास लिखिए। क्या आ गया 10/5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप एक्सेलरेशन निकाल पाए बहुत हल्के में। और लोग फार्मूला रखते हैं m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। आप बिना फार्मूले कैसे हल्के निकालें। चलिए अब इसके सेंटर ऑफ मास का आप निकालिए। पहले बॉडी को फ्री कर लीजिए, एफबीडी बना लीजिए, फिर दिखाइए 2 kg किस तरफ चलेगा, ये 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर तरफ चलेगा, कितने से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहीं पड़ोस में 3 kg वाला है, 3 kg वाला किधर चलेगा, 2 से ही चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा, हैवी है नीचे डाउनवर्ड है। तो क्या फार्मूला है, सिंस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1a1 m1a1 प्लस m2a2 और वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं बाई m1 से। ये फार्मूला क्या लिख दिया जाए, ए सेंटर ऑफ मास, चाहे जिसको आप पॉजिटिव चाहे जिसको नेगेटिव लीजिए, आपकी मर्जी। बस जो काम कीजिए थोड़ा सा मन में कोट किए रही, भूलिएगा मत, नहीं तो अनाप शनाप ऐसे आंसर आप जबरदस्ती वाला करेंगे। किसको पॉजिटिव ले रहे हैं, चलिए नीचे की तरफ वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ले लीजिए, ऊपर तरफ वाले को नेगेटिव ले लीजिए, या आप मन करे ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव, जो मन करे, लेकिन उसी हिसाब से फाइनल आंसर बोलिए। अगर ऊपर वाले पॉजिटिव बोल रहे हैं तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आ गया, यानी ओवरऑल सेंटर ऑफ मास अपवर्ड जर्नी करेगा। ऊपर वाले नेगेटिव बोल रहे हैं, फाइनल आंसर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने पर ओवरऑल सेंटर ऑफ मास अपवर्ड जर्नी करेगी। जिधर आप मानेंगे उसी हिसाब से आपका आंसर लिखिए। तो m1a1, चलिए इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, या नीचे वाले को हम पॉजिटिव लें, टेक पॉजिटिव फॉर डाउनवर्ड जर्नी। ये चीज नीचे की तरफ के लिए हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो m1a1 इसको नेगेटिव करिए, मास 2 है और एक्सेलरेशन ऊपर तरफ नेगेटिव, मास नहीं नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेक्टर है ना एक्सेलरेशन। ये हो गया मास 2 है, एक्सेलरेशन -2, चलिए लिख देना साथ, प्लस नीचे की तरफ मास 3 है, एक्सेलरेशन 2 है, प्लस में डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव आपने बोला है, बाई मास टोटल 2 + 3, ये हो गया -4 और ये हो गया +6/5, ये आ गया आपकी 2/5, ACN वैल्यू हो गई 2/5। तो एक्सेलरेशन हो गया आपके लिए ACN
2/5 मीनिंग 0.4, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किस तरफ पॉजिटिव आया आंसर, पॉजिटिव आप नीचे सपोज किए थे, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे बाई एंड बाई नीचे की तरफ आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था। अब जैसे एक बॉडी ग्राउंड से ऊपर तरफ फेंका गया, दूसरा फिर से ग्राउंड से ऊपर तरफ फेंका गया, ये 20 मीटर पर सेकेंड से, ये 40 मीटर पर सेकेंड से। इसका मास दिया है 2 kg, इसका मास 3 kg। तो वेलोसिटी आप सेंटर ऑफ मास क्या लेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m प्लस m2 हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछ दे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए दोनों का, तो बोलेंगे 0, क्योंकि इसमें इंजन मोटर नहीं लगा है। जो इसमें रिटार्डेशन होगा वही जी की वजह, जी नीचे, इसमें भी इंजन मोटर नहीं लगा है, जो भी एक्सेलरेशन है जी वाला है वो भी नीचे की तरफ, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है तो नहीं, जैसे इस पर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, 0 नहीं होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो होगा। इसे भूल हुआ। लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, मास और उनके उसका जी, फिर अगले का मास उस पर भी जी, जो एक्सेलरेशन हो बाई टोटल मास। लीजिए एक अच्छा सवाल, एक बार नीचे से ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कीजिए, ये 2 kg बाल, और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ 3 kg वाली बाल है, ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ डाउनवर्ड जर्नी कर रही है। और ये पूरा खेल ग्रेविटी में हो रहा है, अंडर ग्रेविटी, हर जगह जी मौजूद है। कहाँ कोलाइड करेंगे, कब मिलेंगे, ये तब हाइट वेट देता तब कहाँ पूछा था, कहाँ कोलाइड करेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें उस तरह क्वेश्चन नहीं है। बस ये पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये लीजिए अगर कोलिजन वाला पॉइंट भी पता लगाना है कहाँ पे कोलाइड करेंगे तो भी बता दीजिए। इनके बीच की जो गैपिंग है 100 मीटर, 100 मीटर। चलिए कुछ पुराने वाले कुछ नए वाले कई तरह के काबिल हैं। अकॉर्डिंग एज फिगर, फाइंड आउट, पहला टाइम एट विच both balls collides, position of collision from ground, ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर, कितने हाइट पर टक्कर हो, फ्रॉम ग्राउंड। थर्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फोर्थ, चौथा प्रॉब्लम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और भी पूछा जा सकता है, टक्कर होने के बाद बाल अगर जुड़ जा रही है, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो सब और फालतू की बातें होंगी, अगर जुड़ जा रही है, चिपक जा रहे हैं, तो उसमें जुड़ने के बाद क्या वेलोसिटी है, ऊपर तरफ मूड बनाएगा, नीचे तरफ आने का प्रयास करेगा, तो उससे भी क्वेश्चन है। ये जरूरी चीज़ों को हम लोगों को फोकस थर्ड और फोर्थ पर बेसिकली है, पहला दूसरा एकदम फर्जी सवाल है, पिछले टॉपिक न समझ में आए तो अफसोस मत करिए, जो समझा रहे हैं उस बात समझिए जरूर। देखिए
खुद से अगर नहीं समझ में आता तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है पिछला सवाल। तो यहाँ पर टाइम पूछा गया कितने टाइम बाद ये कोलाइड करेगा, यहाँ पर रिलेटिव लगाते हैं, रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट पहला वाला। पहले बताइए यू रिलेटिव कितना है, यू रिलेटिव, यू रिलेटिव, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे की तरफ नेगेटिव लीजिए। होता क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर लेते हैं। 20 + 5 यानी आपके लिए 25 हो गया मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। और यस रिलेटिव कितना है डिस्टेंस, वो तो पूरा पूरा दिख ही रहा है, 100 मीटर, 100 मीटर, दोनों बीच की सेपरेशन। और एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना है, एक्सेलरेशन देखिए भाई, इस पर भी जी काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस पर जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओवरऑल जी माइनस जी, सेम डायरेक्शन रहता है सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन प्लस होता है, ये एक्सेलरेशन जी है। तो लगा दीजिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू दिखाइए ब्रांडेड यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। अब सब रिलेटिव निकालिए, रिलेटिव अब क्या नोटेशन लिखें वैसे लिख दीजिए, यस रिलेटिव कितना 100, यू रिलेटिव 25 इंटू टी, और इधर हाफ ए रिलेटिव 0, इधर 0 हो गया, टी की वैल्यू हो गई 100/25 यानी 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद टक्कर हो जाएगी, बस ये 4 सेकेंड। अगर यही 3 kg वाला अपवर्ड जर्नी करता 5 मीटर पर सेकंड से, तब कितना लिखते, तब सब्ट्रैक्ट होता, सेम डायरेक्शन रहता सब्ट्रैक्ट हो जाता, तब 15 आ जाता, तो 100/15 लिखते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता। अगर ऊपर वाला फ्री ड्रॉपिंग किया जाता तब तब केवल यू रिलेटिव 20 ही होता। देखिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा है। सेकंड पोजीशन देख लीजिए, 4 सेकंड में ये कितना आया वो पता कर लीजिए, या 4 सेकंड में ये कहां तक गया वो पता कर लीजिए, तो नीचे कर लीजिए कहां तक गया है 4 सेकंड में। सेकंड है फार 2 kg बाल एट 4 सेकंड, 4 सेकंड कहां तक पहुंचेगी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, लगाइए ब्रांडेड एकदम। अब रिलेटिव वाला नहीं लग रहा, अब सब कुछ एब्सोल्यूट लग रहा है, एक ही बात। रिलेटिव कब लगता है, जब दो मोशन कर रहे हैं। यहाँ देखिए लिखे तो है लेकिन सब रिलेटिव लिए, ये रिलेटिव के लिए, ये रिलेटिव, ये भी ए जो है रिलेटिव है, टाइम रिलेटिव नहीं होता जिससे टाइम में रिलेटिव नहीं लिख रहे। चलिए यस कितना, यही तो पता करना है, इसी की यस लिख दे रहे हैं हाइट, और यू ऊपर की तरफ 20, टी आपके लिए 4, और अपवर्ड एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ, -12 एक रोल जी कर रहा है, जी बोले तो 10 और इनको टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर, ये हो गया। ये तो आपके लिए 80 आया और ये 5 हो गया, 5 है ये कैंसिल कर देंगे तो ये भी 80। इसका मतलब 0 एट ग्राउंड, कहाँ पर टक्कर होगी, ग्राउंड। इसका मतलब 20 वाला जाएगा फिर लौट के आएगा, जब नीचे आएगा तो उस समय 3 वाला आ जाएगा। कभी कभी रास्ते में भी टक्कर हो सकती थी, रास्ते में या इसको देखा जाए, ये वाला नीचे कितने में आएगा, 4 सेकंड पूरा जमीन पे आ जाएगा कि नहीं, चेक कर लीजिए। तो यस इक्वल टू यू टी नीचे की तरफ है -5 इंटू टी आपके लिए 4 है, और नीचे की तरफ आ रहा है हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी आपके लिए 10 है, टी स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर 16, ये -20 हुआ, और ये आपके लिए 5 हुआ 80, तो ये आ जाएगा
नहीं, सब कुछ नीचे की तरफ, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये हो गया 100। हाँ ठीक है, सही है। यानी ये लौट करके ये ग्राउंड पर जब आएगा तो ये भी उड़ करके फिर यहाँ ग्राउंड पे आएगा, तो यहीं पर टक्कर होगी ग्राउंड पर। ये भी 4 सेकंड में 100 मीटर कवर कर ले रहा है, यानी ये भी गिर चुका होगा। यही जैसे ही दोनों गिरेंगे एक साथ टक्कर होगी। ठीक है, एयर में भी हो सकता था, लेकिन डाटा ऐसा था फिर ग्राउंड पर ही टक्कर होगी। थर्ड, तीसरा है आपके लिए थर्ड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या फार्मूला? m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m। तो जैसे ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, इसके लिए पॉजिटिव लिया जा रहा है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव अगर हम लोग सपोज करें तो आप रखिए इसका m1v1 मास 2 है, वेलोसिटी 20, और प्लस m2 3 है, लेकिन नीचे की तरफ आ गया तो -5 से मल्टीप्लाई, लेकिन मास तो दोनों ऐड होना है, 2 और 3 दोनों, 2 प्लस 3। ये हुआ आपके लिए 40 और ये -15 बाई 5, ये आ गया 25 बाई 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड आया। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ नहीं, यानी फाइनली सेंटर ऑफ मास अपवर्ड जर्नी कर रहा है, ऊपर की तरफ। फोर्थ प्रॉब्लम है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फोर्थ, एसीएम का क्या फार्मूला? बस उसी पैटर्न पर m1a1 प्लस m2a2 बाई m1 प्लस m2, और नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे की तरफ, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन नीचे है, इसका भी एक्सेलरेशन नीचे है, तो मास 2 है और इंटू जी, 2g प्लस इसका मास 3 है और एक्सेलरेशन जी है नीचे की तरफ, नीचे वाले पॉजिटिव ले रहे हैं, 3g बाई ओवरऑल मास 2 प्लस 3, क्या आया 5g बाई 5, यानी ओवरऑल g किस तरफ? नीचे की तरफ। याद रखिएगा, दो बॉडी अगर अलग अलग मोशन कर रहे हैं स्पेस में, तो सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होता है, वही जी आता है, जी ही होगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो ये हल्के फुल्के प्रॉब्लम थे, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। तो कुछ और प्रॉब्लम बनते हैं सेंटर ऑफ मास पर, लेकिन वर्क और एनर्जी ये टॉपिक पढ़ें तो उसमें फिर सेंटर ऑफ मास की बेसिक फंडे को इस्तेमाल किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कटिंग और रिमूविंग की प्रॉब्लम सीखेंगे। दो बड़ी बड़ी भारी भरकम बॉडी है, दोनों रख दिया जाए तो उसका नेट सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। एक भली चंगी ठीक ठाक बड़ी सी बॉडी थी, उसमें से कुछ पोर्शन कट करके निकाल दिया जाए, कैविटी क्रिएट कर दिया जाए, तो बचे हुए पोर्शन का रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। और फिर सबसे हाई लेवल की चीज़ हम लोग सीखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आज के लिए इतना ही, समय समाप्त हुआ, बातें पूरी हुई। तो खाइए पीजिए, एंजॉय करिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।